Hello everyone. Now our today's video lecture is based on the conversion, or we can say the generation of a regular expression corresponding to a finite automata. Okay, so we're discussing some problem in which we have an automata to be given and we need to generate the regular expression which is equivalent, or we can say that represents the same language which is recognized by the finite automata. Okay, so let's start. Takes an example based on based on the generation of regular expression corresponding to the finite automata. तो हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ये उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा जिस लैंग्वेज को ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो है रिकग्नाइज कर रहा है। ओके, सो फॉर दिस if you take an example here, very simple example, आप ऑटोमेटा जो है आपको NFA भी दिया जा सकता है, क्योंकि हम ये जो हम मेथड देख रहे हैं, ये जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे करस्पॉन्डिंग टू गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपको NFA भी गिवन हो सकता है, DFA भी गिवन हो सकता है, मेथड आपका वही रहेगा। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन NFA। हम एक NFA का एग्जांपल ले रहे हैं। D. So we have this finite automata in which it recognizes a kind of language, the set of strings, and we need to generate the regular expression that that is equivalent to the same language or represent the same language, okay, which is recognized by this finite automata. So for this, आपको अगर कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है इक्वेशन बनानी है। ओके, किस तरह की इक्वेशन बनानी है? आपको जितनी भी स्टेट्स फाइनाइट ऑटोमेटा में दी हैं, ओके, हर इक्वेशन, हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन लिखनी होती है। वो इक्वेशन कैसे लिखनी है अब हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक है क्यू नॉट स्टेट और दूसरी है Q1 स्टेट। तो सबसे पहले हम लेंगे और Q नॉट स्टेट, तो generate equation for every state. Okay, for Q नॉट स्टेट। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि Q नॉट स्टेट पर हम कौन कौन सी स्टेट हैं जहां से Q नॉट स्टेट पर हम पहुंच सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि Q नॉट स्टेट पर जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। Q नॉट स्टेट पर हम कौन कौन सी स्टेट से पहुंच सकते हैं या कौन कौन सी स्टेट से ट्रांजिशन Q नॉट की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर Q नॉट स्टेट की तरफ किसी भी स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन हमें जो है Q नॉट की तरफ नहीं दिख रहा है। सो इन दैट केस अब हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है। Q नॉट स्टेट से Q नॉट स्टेट पर पहुंचने के लिए हमें क्या इनपुट देना होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई इनपुट नहीं देना है, यानी कि हमें कोई इनपुट अल्फाबेट नहीं देना है। अगर हम Q नॉट स्टेट पर एप्सिलॉन देते हैं, सो इन दैट केस इट विल बी वी कैन रीच द Q नॉट स्टेट। ओके, सो Q नॉट स्टेट पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो उस केस में एप्सिलॉन। नाउ आई एम टेकिंग दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं Q1 स्टेट के। Q1 स्टेट, अब Q1 स्टेट पर अगर हम देखें तो Q1 स्टेट पर पहुंचने का तरीका क्या है? अब देख सकते हैं यहाँ पर Q1 स्टेट पर कितने ट्रांजिशन आ रहे हैं या कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनके ट्रांजिशन Q1 पर आ रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि Q नॉट स्टेट पर जब मैं A इनपुट दे रहा हूँ तो मैं Q1 स्टेट की तरफ ट्रांजिट हो रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन किस तरह से लिखूंगा? एट Q नॉट स्टेट
अगर हम इनपुट ए देते हैं तो हम Q1 की तरफ पहुंच जाएंगे। हो गया। नाउ दी अनदर वन, Q1 स्टेट पर ए इनपुट के लिए भी है, so we can write Q1 स्टेट पर ए इनपुट है। दूसरा Q1 पर बी का ट्रांजिशन भी है, Q1 स्टेट पर बी का ट्रांजिशन भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जिन जिन स्टेट पर हम इस इनपुट दे रहे हैं और Q1 की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं Q1 पर ए देने पर हम Q1 पर हैं, Q1 पर बी देने पर भी हम Q1 पर हैं। तो हमारे पास 3 ट्रांजिशन हैं जो कि Q1 की तरफ हैं। ओके, तो हमने तीनों ट्रांजिशंस को जो है इस तरह से लिख लिया। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है हमारी इक्वेशन। ओके, सो वी हैव दिस इज द सेकंड इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द Q1 स्टेट। नाउ अब अगला काम हमें क्या करना है, इसकी जो अप्रोच है वो अप्रोच कुछ इस तरह से है कि यहाँ हम यूज करेंगे आर्डेन्स थ्योरम को। ओके, आर्डेन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आर्डेन्स थ्योरम, आर्डेन्स थ्योरम जो है वो एक्चुअल में ऐसी थ्योरम है जिसमें हम किसी भी ऑटोमेटा से हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट दिस थ्योरम एक्चुअली सेज, तो पहले हम जो है इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले हम उसको देख लेते हैं कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ P एंड Q, ध्यान दीजिएगा, इफ P एंड Q आर टू regular expressions if P and Q are two regular expressions and P doesn't contain epsilon, okay, that means P जो है उसमें एप्सिलॉन नहीं है, इन दैट केस सो दैट इक्वेशन R which is Q plus R dot P can be rewritten as R is equals to Q P स्टार। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं पॉइंट है रिगार्डिंग दिस आर्डेन्स थ्योरम। ये स्टेटमेंट है आर्डेन्स थ्योरम का कि अगर हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं P और Q, जिसमें से P जो है वो एप्सिलॉन नहीं है, P डजंट कंटेन एप्सिलॉन, P एप्सिलॉन नहीं है, यानी कि P में कोई भी इनपुट है या कोई भी सब स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग है अल्फ़ाबेट्स की, सो दैट इक्वेशन R विल बी, जो कि इस फॉर्म में है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ एप्लीकेबल होगा इसको हम देखते हैं, जिसमें से Q और P को तो हमने डिफाइन कर दिया, वेयर P एंड Q आर रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड R इज एनी स्टेट। ओके, इसमें से Q और P तो एक रेगुलर एक्सप्रेशंस है और R क्या है, एक स्टेट है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इस इस थ्योरम को हम कैसे यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने ये जो दो इक्वेशंस बनाई हैं, आपकी इसमें से इन दोनों स्टेट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सी स्टेट फाइनल है, Q1 इज दी फाइनल स्टेट। तो आपको जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर मिलेगा या इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेगा। ओके, सो
हमें फाइनली अल्टीमेटली जो हमें हमारा जो गोल होगा वो किस इक्वेशन को सॉल्व करने का होगा, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का होगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, वो इस इक्वेशन, इस स्टेट की इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक फाइनल स्टेट है। ओके, सो आपको इनिशियल स्टेट से शुरू करना है और फाइनल स्टेट की तरफ सॉल्यूशन को बनाते जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यू नॉट स्टेट। ओके, नाउ from equation number 1, put q naught, which is epsilon, in put q naught, which is epsilon, in equation number 2। अब इसको हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में है। क्यू नॉट के लिए क्या है, एप्सिलॉन, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, लेकिन इसका जो यूज है वो हम यहाँ करेंगे, इसको यूज। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट वी आर पुटिंग इट इनटू दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 2 एज, if we are replacing this q naught by its value called epsilon followed by a plus q1 followed by a plus q1 followed by b। okay, now अब ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन फॉलोड बाय ए। ओके, एप्सिलॉन फॉलोड बाय ए, यानी कि एप्सिलॉन के बाद ए आता है। एप्सिलॉन तो ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कोई इनपुट नहीं होता है। तो अगर मैं किसी स्टेट पर कोई इनपुट नहीं देता हूं और फिर ए देता हूं, तो एक्चुअल में मैंने कितने इनपुट अल्फाबेट को जो कंज्यूम किया है, या कितने इनपुट अल्फाबेट्स को मैंने रिकॉग्नाइज किया है। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, एप्सिलॉन फॉलोड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन फॉलोड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये एक आइडेंटिटी होती है। सो वी कैन रिप्लेस दिस वन बाय ए ओनली। ओके, देन प्लस, अब अगर मैं इन दोनों में देखूं तो Q1 कॉमन है, सो यू कैन टेक Q1 एज कॉमन। और ध्यान रखिएगा, स्टेट को हमेशा पहले लिखना है, इनपुट अल्फाबेट को बाद में लिखना है। ओके, नाउ Q1, अंदर क्या बचेगा, A और B। ओके, नाउ दिस इज Q1। अब अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूं, सो वी कैन सी हियर, वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन, वी कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इससे ज़्यादा हम इसको क्या सॉल्व करेंगे। नाउ अब यहाँ पर हमारे जो है पिक्चर में आएगी आर्डेंस थ्योरम। अब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर, आई एम राइटिंग हियर, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 with the equation of आर्डेंस थ्योरम। इसीलिए हमने पहले ही आर्डेंस थ्योरम की इक्वेशन को यहां लिख दिया। ये आर्डेंस थ्योरम की इक्वेशन है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी मेन इक्वेशन। ओके, सो इन दैट केस आई एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन Q1 which is equivalent to A plus Q1 dot A plus B. Okay, now the Arden's theorem is R is equals to Q plus R dot P. now अब ये हमारी आर्डेंस थ्योरम है और ये हमारी इक्वेशन है। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन एंड दिस इज द आर्डेंस थ्योरम इक्वेशन। ओके, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां देख सकते हैं सिमिलैरिटीज क्या हैं। आर क्या होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए आर्डेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आर मस्ट बी एन स्टेट, तो आर एक स्टेट है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट टू Q1। नाउ Q जो है, Q और P दोनों में क्या होने चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। वी कैन सी हियर
Q is equivalent to A प्लस अगेन R, सेम स्टेट आना चाहिए, तो सेम स्टेट आ रही है R R Q1 ओके, फॉलोड बाय और डॉट P अगेन it is a regular expression, it must be a regular expression, so in that case yes A plus B ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ठीक। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो R is Q1, Q is A and P is A plus B, ये हो गया। अब अगर मैं आर्डन्स थ्योरम को इस तरह से लिख सकता हूं, R is equals to QP star, okay, which is we can rewrite the Arden's theorem, okay। so क्या मैं अगर कंपैरिजन में कर रहा हूं तो क्या मैं इनको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल, R is equivalent to Q1, Q is A and P is A plus B, so we just need to write it here as Q1 is equals to Q is A, okay, then followed by P is A plus B, so A plus B, okay, and then P star है, so P star। नाउ हमने किया क्या, हमने हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी थी जिसको हम आगे नहीं सॉल्व करवा रहे थे उसे हमने कंपेयर किया आर्डेंस थ्योरम से, हमें स्टेट मिल गई Q1 और जो Q और P की वैल्यू थी वो दो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें यहाँ मिल गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्डेंस थ्योरम को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसके कंपैरिजन में जो हमने वैल्यूज निकाली हैं अगर हम उनको भी लिखें तो वो कैसे लिखी जाएंगी, तो R is Q, so we can write it here, Q is A, so Q is A, P is A plus B, so P is A plus B, स्टार स्टार। अब ये जो आपको फाइनली मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी फाइनल स्टेट थी और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको जो इक्वेशन मिलेगी, जो आपको फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो हमें Q1 स्टेट पर ही मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, यस इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। किस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए, दैट मीन्स ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है बट हमेशा स्टार्टिंग में कौन आएगा, अल्फाबेट ए आएगा। अब अगर आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा को ध्यान से देखें तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना समझ चुके हैं, तो अगर आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा से किस लैंग्वेज को समझ रहे हैं, दैट फाइनाइट ऑटोमेटा जो कि एक एनएफए है और किस तरह की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उस लैंग्वेज को जो कि ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स को जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट कंडीशन इज स्ट्रिंग मस्ट बी स्टार्ट्स विथ सिंबल ए। क्लियर है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इस फाइनाइट ऑटोमेटा से जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो रही थी उसी लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, और ये हमने इस तरह से जनरेट किया। तो ये एक मेथड है जिससे आप किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं।